गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश बी सिंधी आज आपके सामने फिर हमारी पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय 10 सरकार के अंग का पार्ट 2 भाग 2 आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले भाग के अंदर हमने ये जाना था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इनके ये आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं वो भी जाना। एवं विधायिका के बारे में हमने पढ़ा था कि विधायिका के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 इसमें सदन होते हैं एवं राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग होते हैं। आज हम लोकसभा के स्पीकर के बारे में जानेंगे एवं हमारे चैप्टर को, हमारे अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अपनी बुक निकाल लीजिए और फिर से आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिनकी साथ में अपनी एक पेन लेकर के बैठना है आपको, या पेन या पेंसिल, ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर टिक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। लोकसभा का कामकाज व्यवस्थित रूप से तथा निर्धारित नीति नियमों के अनुसार चले, इस पर निगरानी रखना, सदन में शिष्टता, व्यवस्था तथा सदन की गरिमा को बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्योंकि हमारी लोकसभा विश्व के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं एवं अन्य दूसरे देश हैं, उनमें सबसे बड़ी लोकसभा हमारे देश की है। क्योंकि हमारी लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं, जो कि अगर विश्व में हम किसी और दूसरे सदन को देखें, अगर किसी और दूसरी देश के निचले सदन को देखें, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मेंबर हैं हमारी लोकसभा के अंदर हैं। क्योंकि हमारी जनसंख्या के अनुरूप एवं हमारा देश विविध भौगोलिक विविधताओं को रखता है। तो यहाँ पे जब भी लोकसभा, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च सदन होता है, इसमें जब भी अगर कोई मीटिंग वगैरह होती है तो यह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी वैसे इसकी खबरें जाती हैं। इसलिए सदन की शिष्टता बनी रहे, सदन की गरिमा बनी रहे, इन सारे कार्यों को देखने का काम किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। जब कभी अगर टीचर नहीं होते हैं तो आपकी क्लास के अंदर गरिमा बनाए रखने का काम कौन करता है? आपकी क्लास का CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर, जो भी आप करते हैं तो वही करता है। इसी तरह से लोकसभा के सदस्यों में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जो कि जब भी कभी सदन की मीटिंग होती है तो उसमें उसकी गरिमा को बनाए रखता है। लोकसभा सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आपकी क्लास में CR का चुनाव कैसे होता है? आपकी ही क्लास के कोई 2 मेंबर्स हैं जो कि CR बनते हैं, आप उन्हें चुनते हैं वोट के द्वारा। उसी तरह से लोकसभा के अंदर भी जो मेंबर होते हैं उनमें से ही लोकसभा के किन्हीं 2 मेंबर्स को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर चुना जाता है। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दौरान सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है। जब भी कभी मीटिंग होती है तो उसमें एंकरिंग करने का काम, उसके संचालन करने का काम अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है। यानी अध्यक्ष इस चीज़ की अपेक्षा रखता है, क्योंकि अगर उसे अध्यक्ष बनाए हैं तो वह क्लास में आपकी क्लास का CR क्या चाहता है आपसे कि आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखें, अनुशासन व्यवस्थित रखें। तो इसी तरह से जब भी कभी सदन की अगर कोई बैठक होती है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों से यही अपेक्षा रखता है कि वो सारे उस मीटिंग के अंदर या उस सभा के अंदर शिष्टाचार को बनाए रखते हुए, सब अपने शिष्टाचार का प्रयोग करते हुए सदन में उनकी गरिमा को बनाए रखें। वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है। क्योंकि अगर कोई भी शिष्टाचार को भंग करता है तो अध्यक्ष उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, उसे सदन से बाहर निकाल सकता है। आप क्लास के अंदर अगर मस्ती करते हैं तो क्लास का मॉनिटर आपको क्लास से बाहर कर देता है। आपको जो भी वेरीफाइड पनिशमेंट होती है, आपका नाम टीचर को देता है, जो भी होता है, जो उसको इंस्ट्रक्ट किया गया होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को इतना पावर होता है कि अगर कोई भी मेंबर, चाहे वह उसकी पार्टी का हो या ना हो, अगर सदन की गरिमा को नहीं बनाए रखता है तो वह उसे सदन से बाहर भी कर सकता है। तो इस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष अपने सदन का रक्षक होता है। उसका निर्णय सदन में अंतिम निर्णय होता है।
क्योंकि लोकसभा सदस्य का निर्णय अपने सदन के लिए अंतिम निर्णय होता है, जो उसने बोल दिया वही होना चाहिए। ठीक है। अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रहकर करना पड़ता है। आपकी क्लास में 2 मॉनिटर हैं, एक आपका फ्रेंड है और एक आपका फ्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड भी है, कोई आपका दोस्त भी अगर कोई मॉनिटर बना है, तो भी उससे जब अगर वह क्लास के सामने अगर मॉनिटर के रूप में खड़ा है, तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह आपकी दोस्ती को पहले ना देखते हुए क्लास में अनुशासन बनाए रखें। इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष भी चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो, संबंध रखता हो, लेकिन उसका यह नैतिक कर्तव्य है कि जब अगर उससे अध्यक्ष पद पर बिठाया गया है, तो वह अपने कार्यों का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रख करके करें, किसी के साथ में पक्षपात ना करें या भेदभाव ना करें। लोकसभा के विसर्जन के साथ लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। हमने पढ़ा था कि वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब कभी राष्ट्रपति चाहे तो बीच में भी लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी जब भी लोकसभा पूरी हो जाती है, लोकसभा का विसर्जन हो जाता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। अब लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती है, तब तक अध्यक्ष पद पर वही बना रहेगा। चाहे वह चुनाव में पार्टिसिपेट ले सकता है आगे, क्योंकि लेकिन वह अध्यक्ष तो वही माना जाता है। ठीक है। 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। अगर कभी लोकसभा का अध्यक्ष ही दूसरे सदस्यों के साथ में भेदभाव करता है या पक्षपात करता है, तो सदन के सदस्य मेजॉरिटी से, बहुमत से 14 दिन का नोटिस दे करके बहुमत से प्रस्ताव पारित कर करके उसे नोटिस भेज सकते हैं कि 14 दिन के अंदर अध्यक्ष पद से उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा या विधान सत्रों में होने वाले भाषण, आलोचना आदि अध्यक्ष को संबोधित करने के साथ होते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर अध्यक्ष होता है, उसी तरह से हमारी जो विधान सदन होते हैं, जिससे कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या विधान सभा भी कहते हैं, उसमें भी अध्यक्ष पद होता है। इसी तरह से तो जब भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, तो इनकी मीटिंग्स के अंदर जब भी अगर किसी को अपनी बात रखनी होती है, किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी सदस्य को जब अपने एरिया की बात रखनी होती है, तो वह संबोधित किसे करता है? माननीय अध्यक्ष महोदय करके। यानी वह अपनी बात सदन के और सदस्यों को नहीं सुना रहा है, उनको तो सुना ही रहा है, लेकिन मूलतः वह पहले अध्यक्ष को इंगित करते हुए, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सुना रहा है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय करना है, वो तो अध्यक्ष को करना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय को अपनी बात से अवगत कराता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अंग्रेजों तथा हिंदी भाषाओं में हो सकती है, लेकिन इन दोनों भाषाओं को न जानने वाले सदस्यों को उनकी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति अध्यक्ष दे सकता है। जब भी सदन की कार्यवाही होती है, सदन की मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें सदन की कार्यवाही या तो हिंदी में होती है या अंग्रेजी में होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये 2 ही भाषाएं प्रमुख हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई तमिलनाडु का पर्सन है, कोई गुजराती है, प्योर गुजराती है, या अगर कोई प्योर राजस्थानी है, उससे हिंदी आती नहीं है और ना ही अंग्रेजी आती है, तो अगर वह अध्यक्ष महोदय अगर उसे अनुमति देते हैं कि वहाँ वह अपनी मातृभाषा के अंदर क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात को रख सकता है, तो विद ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक के साथ में वह अपनी बात को रख सकता है। लेकिन अगर अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट या बैठक खाली मान ली जाती है एवं अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। जैसे हमने बात की थी कि अध्यक्ष राष्ट्रपति सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, उसी तरह से अगर अध्यक्ष को भी लगता है कि अब सदन की कार्यवाही बीच में किसी भी कारण से पूरी कर देनी चाहिए, तो अध्यक्ष भी कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारे लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं,
कभी कोई मीटिंग होती है, कोई पर्सन नहीं आ पाता है, लेकिन अगर 60 दिनों से ज़्यादा तक अगर बिना इन्फॉर्म किए आपके भी घर पे अगर कभी कोई काम आ जाता है, कभी शादी आ जाती है, कभी आपको बीमार हो जाते हैं, तो आप स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं, अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म ज़रूर करते हैं, जो आपके कक्षाध्यापक होते हैं उनको। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म ना करो और महीने 1.5 महीने तक एब्सेंट रह जाओ तो क्या होगा, आपका नाम कट कर दिया जाता है, आपको चेतावनी दे करके। इसी तरह से अगर कोई सदन में भी बिना इन्फॉर्म किए 60 दिनों से ज़्यादा अगर सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है या सदन में नहीं आता है, या अगर वह लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित नहीं करता है, तो उसका नाम काट दिया जाता है, उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है, हमने बात की थी कि जब भी अगर कभी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर किसी प्रस्ताव पे वोटिंग करवाने की कंडीशन आ जाती है कि जब अगर वैसे किसी पे अगर मत नहीं लिया जा रहा है, ना अगर डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है, तो उसमें वोटिंग करवाने की कंडीशन आती है। तो उस समय अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष कभी भी अपना वोट नहीं देता है। अध्यक्ष वोट कब देता है, जब सपोज कीजिए हमारी असेंबली के अंदर जो हमारी लोकसभा है उसमें 545 सदस्य हैं, अध्यक्ष को हटा दिया, कितने बचे 544, और सारे सदस्य उपस्थित हैं या 400 सदस्य उपस्थित हैं। 400 सदस्य में से 200 ने अगर हाँ में वोट दिया, 200 ने ना में वोट दिया, तो बाकी का अब एक वोट, क्योंकि अब अगर दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है, जब भी मैच अगर टाई हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें हार जीत का डिसीजन नहीं लिया जाता है उसमें। इसी तरह से तो अब बारी आती है अध्यक्ष की। अध्यक्ष यहाँ पे अपना निर्णायक मत देता है। जब अध्यक्ष को मत देने की ज़रूरत पड़ती है तो वह वोट ऑफ कास्टिंग कहलाती है, या फिर कास्टिंग वोट कहलाता है। बाकी इस कंडीशन के अलावा कभी भी लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट नहीं देता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, वैसे हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे, इसे अंडरलाइन कर लेना, और आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। जब भी कभी अगर अध्यक्ष हम वैसे सदन से अनुपस्थित होता है, क्योंकि अगर कभी आपकी क्लास में मॉनिटर भी नहीं आता है तो जो सेकंड मॉनिटर होता है वो खड़ा होता है। इसी तरह से अध्यक्ष का अगर कभी अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उसकी कार्यवाही को करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में विविध राजनीतिक पक्षों के कुशल, अनुभवी तथा संसदीय प्रक्रिया के जानकार ऐसे बुद्धिजीवी सदस्यों की एक स्पीकर पैनल तैयार की जाती है। अच्छा, अगर कभी स्पीकर और जो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एब्सेंट है, मीटिंग में से अनुपस्थित हैं, तो क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे लोगों को प्रिपेयर किया जाता है, चुना जाता है, जो कि सदन की कार्यवाही से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उसके बारे में जानकार हैं एवं अनुभवी है, वयोवृद्ध हैं सदन के अंदर, जिनकी की बात को लोग बाग सुन सकें। ऐसे व्यक्तियों का 2 या 3 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जाता है, एक टीम तैयार की जाती है एवं उन्हीं के द्वारा सदन की कार्यवाही को करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा विधेयक कानून कब बनता है। कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव दरख्वास्त को विधेयक कहते हैं। जब भी अगर आपको भी अगर कभी किसी चीज़ का प्रस्ताव देना होता है तो आपसे प्रस्ताव दे सकते हैं। उसके लिए यानी कि क्लास टीचर को कि साहब हमारे को आवाज़ नहीं आती है, हम आगे बैठ जाएं क्या, ये आप सिर्फ लेकिन नियम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कानून बनाने के लिए जो प्रस्तुत प्रस्ताव होता है उसे विधेयक कहते हैं। इसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विधेयक किसे कहते हैं, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। संसद वर्तमान कानून में सुधार करने, नए कानून का निर्माण करने, पुराने तथा असंगत कानूनों को रद्द करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। वैसे संसद के अंदर हम सुनते हैं कि कानून बनाती है, किस तरह के कानून बनाती है। हमारे देश में पहले कई सारी परंपराएं, रूढ़ियाँ पाई जाती थी। अगर वह वर्तमान समय के अनुसार असंगत है तो उनमें सुधार कर सकती है, उनके लिए नए कानून बना सकती है तथा पुराने नियमों को और कानूनों को रद्द करने का कार्य भी कर सकती है। जैसे पहले हमारे यहाँ पे बाल विवाह प्रचलित था, उसे रद्द करके नया कानून बना दिया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी दोनों का विवाह हो सकता है। तो सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक
निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का स्वरूप लेता है। वैसे विधेयक 3 तरह के होते हैं। विधेयक यानी कानून। तो कानून हमारे देश में 3 तरह के होते हैं कि जो भी अगर विधेयक आता है, विधेयक यानी प्रस्ताव, ठीक है। तो सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य विधेयक में किसी भी बात को लेकर के प्रस्ताव दिया जा सकता है। वित्त विधेयक में जब भी कभी मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो वह वित्त विधेयक में आता है। एवं संविधान संशोधन, हमने पढ़ा था पिछले लेसन के अंदर कि 1972 के अंदर संविधान का 1976 के अंदर जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो वो भी किसी विधेयक को पास कर करके ही बनाया गया था, किया गया था। तो किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें से किसी भी एक सदस्य के द्वारा, चाहे वह मंत्री के पद पे हो या ना हो, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। सपोज कीजिए कि अगर संसद की कार्रवाई के अंदर अगर दोनों सदनों में लोकसभा के अंदर पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, या अगर राज्यसभा ने पास करके लोकसभा में भेजा और लोकसभा के अंदर वह अटक गया, तो इस समय राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं एवं उनमें बहुमति से विधेयक को पारित करवाया जा सकता है। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, जिसे कि स्पीकर कहते हैं, और संचालन वही करता है। विधेयक से कानून बनाने की विधि। अच्छा, ये तो हुआ हमारा विधेयक, ठीक है। अब विधेयक से कानून हमने अभी पढ़ा है कि विधेयक 3 तरह के होते हैं, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयक से कानून बनाने की या लॉ बनाने की विधि क्या होती है? पहले हम सामान्य विधेयक की बात कर लेते हैं। अनेक सामान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं। जब कभी भी अगर किसी विधेयक को पहली बार सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है तो उससे प्रथम वाचन कहते हैं, ठीक है। जिसमें विधेयक का शीर्षक कि जो हम कानून बनाएंगे यह किस नाम से जाना जाएगा, उसके उद्देश्य क्या है तथा उसके कारणों का, कि इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने का क्या कारण है, उन सभी कारणों से सदन को अवगत करवाया जाता है, जानकारी दी जाती है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की अथवा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब भी किसी अगर सामान्य विधेयक हैं या संविधान संशोधन विधेयक हैं तो आप पहले लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करा सकते हैं एवं उसको अवगत कराने के बाद में ही आप विधेयक को पेश कर सकते हैं। यानी उसकी जानकारी में होना चाहिए कि आप आज मीटिंग में यह बात बोलने वाले हैं। एवं इसी तरह से जब वित्त विधेयक हैं तो वित्त विधेयक के लिए पहले राष्ट्रपति की सहमति होना, और अगर राज्य स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, राज्य स्तर पर सदन में कार्रवाई की जा रही है, तो उस समय विधानसभा के अंदर या विधान गृह के अंदर, तो उस समय राज्यपाल की अनुमति होना आवश्यक होता है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य मुद्दों पर चर्चा होती है। आवश्यकता पड़ने पर मतदान भी करवाया जाता है कि अब इस टॉपिक पर बात आगे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। इसके लिए पहले अगर ज़रूरत पड़ती है, सहमति नहीं मिल रही है, तो उस पर वोटिंग करवा दी जाती है। वोटिंग करवाने से फिर जिसकी तरफ बहुमत से वोट जाता है, अगर हाँ में वोटिंग जाती है तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है। हमारे संविधान के अंदर 395 धाराएं हैं। इन सारी धाराएं अलग अलग नियमों से संबंधित हैं, तो उसके नियमों के अनुसार या मुद्दों के अनुसार उसकी जो धारा हैं उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके उद्देश्यों तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों पर बहस होती है कि इसके क्या उद्देश्य हैं और अगर भविष्य में इसके क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या नहीं आएंगे। इसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्षों के अभिप्राय के आधार पर सुधार किया जाता है। इसमें जब भी कभी वोटिंग करवाई जाती है या अलग अलग जनसमूह बनाए जाते हैं, संस्थान होते हैं, तो उनसे भी उनके पक्ष लिए जाते हैं, उनके मत लिए जाते हैं, और जो विरोधी पक्ष होता है, जो अपोजिट पार्टी होती है, उनसे भी उनका अभिप्राय पूछा जाता है। अंत में उस पर मतदान होता है। जब द्वितीय कार्रवाई हो जाती है, द्वितीय वाचन हो जाता है, तो उसमें फिर से अगर ज़रूरत पड़ती है तो मतदान भी करवाया जाता है।
कई बार सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। हमारी द्वितीय जो कि वाचन की बात चल रही है कि द्वितीय वाचन में उस विधेयक के ऊपर डिटेल से विस्तार से चर्चा की जाती है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कभी अगर ज़्यादा कामकाज हैं और अगर उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है तो इसके लिए जो संबंधित विषय के अनुभवी और विशेषज्ञ जो उस समिति के अंदर होते हैं प्रवर उस की एक समिति बना करके उससे वह विधेयक सौंप दिया जाता है, जो कि उस विधेयक की जांच करते हैं एवं लोकसभा लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार का कर संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है। क्योंकि अगर जब कभी विशेषज्ञों को दिया जाता है तो वो भी लोकमत का उपयोग करते हैं या विरोधी पक्ष के बारे से भी इसकी चर्चा करते हैं एवं सारा उसका डिटेल निकाल करके उसमें जो भी सुधार करना होता है सुधार करके विधेयक को तीसरे वाचन के लिए सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब जो तीसरा वाचन होता है वह सिर्फ एक औपचारिकता का होता है, उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि अगर उसे स्वीकार किया गया है, उसमें जो भी सुधार के बाद में अगर उसे स्वीकार किया जाता है तो उसके ऊपर लोकसभा का अध्यक्ष अपने सिग्नेचर करके दूसरे सदन में भेज देता है एवं यही कार्यवाही दूसरे सदन में भी वापस से उसी विधेयक को 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। पहले वाचन में उससे संबंधित उद्देश्य और कारण बताए जाते हैं, दूसरे वाचन के अंदर उस पर विस्तार से चर्चा होती है एवं तीसरे वाचन में सिर्फ सहमति देना या असहमति देना होता है। अगर दोनों सदनों से सहमति मिल जाती है तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही राष्ट्रपति स्वीकृति कब देता है, जब वह साइन कर देता है। तो राष्ट्रपति के साइन हो गए तो वह कानून बन जाता है। आपने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, ठीक है, आप कि क्लास टीचर ने अगर उसके ऊपर साइन नहीं किए, सुपरवाइजर ने साइन नहीं किए तो इसका मतलब है कि आपकी छुट्टी पास नहीं हुई है, और अगर साइन हो गए तो आपको मज़ा आ जाता है कि आपकी छुट्टी हो गई। उसी तरह से जब अगर राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाता है। अगर दूसरे सदन में विधेयक पारित नहीं होता है तो उसे पुनः पहले सदन को वापस भेजा जाता है। अगर सपोज कीजिए कि अगर एक सदन ने तो विधेयक को पास कर दिया लेकिन दूसरे सदन में पास नहीं हो पाता है तो उसे वापस से भेज दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक को 6 महीने तक भी पहले सदन को वापस नहीं किया जाता है तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाता है एवं वापस से एक नई प्रोसेस तैयार की जाती है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद बढ़ गया हो तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत न हो तो विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, क्योंकि अगर लोकसभा के अंदर तो फिर भी क्या होता है कि लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लोकसभा कब बनती है उसके, क्योंकि उसमें बहुमत से लोकसभा के लीडर प्रधानमंत्री कब बनते हैं, जब उस पार्टी को बहुमत से सीटें मिलती है। लोकसभा के अंदर तो वह मत पारित हो गया, विधेयक पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर उस पार्टी के मेंबर नहीं हैं तो क्या होता है उस विधेयक को पास होने में, स्वीकृत होने में मुश्किलें हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को बहुमत से पारित किया जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते समय भी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? हाँ, तो वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान कर दें यानी कि वह कानून बन गया। दूसरा, वह विधेयक को अपने पास में रख सकता है ताकि उसके ऊपर और भी डिस्कस कर सकें या और भी विचार कर सकें। एवं तीसरा है कि विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास में भेज दिया जाता है। तो जब भी कभी अगर राष्ट्रपति अपने पास में रखता है तो उसकी आगे प्रोसेस होती है, हम उसे आगे पढ़ेंगे। बाकी राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद वह कानून सरकारी गजट्स में, जितने भी सरकारी बुक्स होती है उनमें प्रकाशित कर दिया जाता है एवं दर्शाई गई तारीख से कि यह कानून इस तारीख से लागू होगा। जो भी उसके लिए डेट फिक्स्ड की जाती है तो वह तारीख भी उसमें दर्शाई जाती है एवं उसी तारीख से ही उस पर अमल किया जाना शुरू हो जाता है। जब संविधान में सुधार से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। अभी तक हमने पढ़ा था सामान्य विधेयक के लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऐसा विधेयक जिसके के द्वारा संविधान में संशोधन करवाया जाना हो। तो इस कंडीशन में जितने भी जो हमारे संसद के सदस्य हैं
या जितने भी मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, पहले हमने साधारण बहुमत देखा था कि उसमें आधे से ज़्यादा मेंबर की सहमति मिलना आवश्यक है, लेकिन अब 2/3 मेंबर, यानी अगर सपोज कीजिए कि 400 मेंबर या 450 मेंबर अगर मीटिंग में उपस्थित हैं तो 450 के आधे कितने होते हैं? 450 के आधे तो 225 ही होते हैं, यानी 226 की सहमति साधारण विधेयक में होती है। लेकिन अगर 450 मेंबर हैं तो जब भी कभी संविधान में संशोधन करवाना हो तो उसमें 2/3 कितने हुए इसके? 300 मेंबर की सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, इसे आप 2/3 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के संदर्भ में संविधान में सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ राज्यों के 50% विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। जब कभी ऐसा कानून बनाना हो जो कि किसी राज्य विशेष से संबंध रखता हो तो उस समय उस राज्य विशेष के जो विधान गृह होता है उसके भी आधे सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। अभी आर्टिकल 370 धारा 370 हटाई गई थी। किस आधार पर हटाई गई थी? इसी आधार पर हटाई गई थी कि उसमें सदन में तो पास हो गई थी लेकिन वह कश्मीर से संबंधित थी, तो कश्मीर के अंदर विधान सभा जो थी उसने भी उसमें भी साधारण बहुमत से उसे पास करवाया गया था और उसके बाद में धारा 370 को हटा दिया गया था। सामान्य विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों से गुजरता है। इसमें भी तीनों वाचन होते हैं एवं दोनों सदनों से होकर के गुजरता है। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अच्छा, अब हमारे तीसरे विधेयक की बात चल रही है। तीसरा विधेयक था हमारा वित्त विधेयक है। इसमें अगर कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, उसमें बजट पास करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। केंद्र का बजट अंदाज पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। आप भी कभी अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे अगर टूर पे जा रहे हैं तो टूर की पहले प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारा इसमें इतना खर्च होगा, एक अप्रोक्सीमेट लगाते हैं। उसके बाद में होटल में रुकेंगे, वहाँ पे इतना खर्च होगा, हम यहाँ पे ये करेंगे तो उसके लिए घूमेंगे फिरेंगे, जो भी होगा वहाँ पे हमारा ये खर्च होगा। आप एक अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, उसके आधार पर आप बजट का मैनेज करते हैं। इसी तरह से हर साल 28 फरवरी को देश के जो वित्त मंत्री हैं वह लोकसभा में अपना बजट को पेश करते हैं एवं सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जितने भी वित्तीय विधेयक होते हैं वह पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि अन्य विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत वित्तीय विधेयक पर 2-3 दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती है, यानी एकदम से उससे प्रथम वाचन ही उसमें 2-3 दिनों तक चलता रहता है। बजट में खर्च के लिए रखी मांगों के ऊपर चर्चा विचारणा होती है कि अलग अलग विभाग के जो मंत्री होते हैं वो भी अपना खर्च बताते हैं कि हमारा इतना खर्च आएगा, हम साल भर में इतना विकास करेंगे, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, या ये हमारी जो परियोजना है इसके ऊपर अमल करेंगे, उसके लिए हमारे को इतने खर्च की आवश्यकता होगी, वो भी अपने खर्चे का विवरण देते हैं। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ा की है जानकारी को संसद में प्रस्तुत करता है। अब वित्त मंत्री क्या करता है कि जो भी वैसे किसका कितना बजट है वो सभी बजट में प्रस्तुत करता है, संसद में प्रस्तुत करता है। सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि, विज्ञान, संरक्षण, व्यापार, वाणिज्य तथा मानव संसाधन विभाग आदि अपने अपने विभागों की मांगों को लोकसभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के बाद उस पर मंजूरी प्राप्त होती है। अगर कभी किसी टॉपिक के लिए, किसी मांग के लिए अगर मतभेद होता है तो उसमें मतदान भी करवाया जा सकता है। बजट में आय के अनुमानित क्षेत्रों तथा कर टैक्स से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, अगर कोई नया टैक्स लगाना चाहता है तो उस पर अलग से मंजूरी लेनी पड़ती है बजट को। ठीक है, चलो, लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहले वैसे अन्य विधेयक तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक वित्त विधेयक स्पेशली है। इससे अच्छे तरह से समझ लेना कि पहले जो वित्त विधेयक होता है वह सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है एवं लोकसभा में तीनों वाचन होने के बाद में ही उसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
तो राज्यसभा को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिन के अंदर ही वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। पहले साधारण विधेयक के लिए कितना समय दिया गया था? 6 महीने, और 6 महीने के अंदर अगर वह विधेयक पे जवाब नहीं देता है या कार्रवाई नहीं करता है तो उस विधेयक को रद्द घोषित कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे सारी परिस्थिति उल्टी है। यहाँ पे सिर्फ 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को, और अगर राज्यसभा 14 दिन में सहमति नहीं देती है या अगर उस पर अपना संशोधन या विचार विमर्श नहीं देती है तो भी 14 दिन के बाद में लोकसभा के द्वारा उस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है। तो अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। इसलिए अगर वह अपना कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहती है, यानी उसने देख लिया है कि हाँ विधेयक बरोबर है, इसलिए उसने कुछ भी आगे संशोधन करने के लिए नहीं कहा है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है तो दोनों सदनों में संशोधन विधेयक पारित हुआ माना जाता है। अच्छा, और अगर सपोज कीजिए कि राज्यसभा अपनी कुछ सिफारिशें रखती है, लोकसभा ने उनको मान लिया, तो वह संशोधन विधेयक के रूप में पारित हुआ माना जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा की सिफारिशों को नहीं भी माने, आपने आपके पापा को बोला कि पापा, यानी कि आपके पापा गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, आपने पापा को रिकमेंडेशन की कि पापा ये गाड़ी नहीं और ये गाड़ी लेनी है, लेकिन वो पापा माने नहीं माने वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर सिफारिश को मान लिया जाता है तो भी ठीक है, नहीं माना जाता है तो भी वह लोकसभा के द्वारा पारित ही माना जाता है और राज्यसभा के द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा की सत्ता लोकसभा की तुलना में सीमित है, क्योंकि वित्तीय विधेयक के अंदर राज्यसभा को काफ़ी सीमित में सत्ता दी गई है। इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अच्छा, वैसे दूसरे विधेयक को तो राष्ट्रपति अपने पास में विचार विमर्श के लिए रख सकता है या उससे फिर से सदन को लौटा सकता है, लेकिन जो वित्तीय विधेयक हैं जो कि लोकसभा में बहुमत से पास किया गया है उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है और स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि सरकार बजट को प्रॉपर नहीं बना पाई। इसके उपरांत विधान सदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरक्षण, सुधार तथा विदेशी मामलों से संबंधित विविध क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है कि इसके अलावा और क्या क्या काम करती है लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बिल पास करने के अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ पर देश के संरक्षण से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित विविध क्षेत्रों में भी प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। लोकसभा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नज़र और नियंत्रण भी रखती है कि जो लोकसभा कार्यपालिका हैं वह कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपना कार्य प्रॉपर ढंग से नहीं करते हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए, इस पर निगरानी रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। यानी जो सरकार से जो बजट पास होकर के आ रहा है, कोई भी अगर योजना निकाली जा रही है उस पर प्रशासनिक अधिकारी प्रॉपर रूप से उपयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी यहाँ जो बजट आ रहा है सरकार से उसके ऊपर भी निगरानी रखने का काम लोकसभा ही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर या टैक्स नहीं लगाया जा सकता है कि जब तक संसद स्वीकृति नहीं देगी, लोकसभा स्वीकृति नहीं देगी, तो तब तक कार्यपालिका के द्वारा जो मिनिस्टर्स के द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है तथा वर्तमान करों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक या कस्टोडियन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता का जो सारा टैक्स जो जमा होता है उसका संरक्षण कौन करता है, निगरानी कौन करता है, लोकसभा करती है या संसद करती है। इसलिए इसे हमारी संसद को जो हमारा सार्वजनिक धन है उसका रक्षक भी कहा जाता है। इसके उपरांत संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों, मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान भंग के आरोप में
प्रस्ताव पारित कर उन्हें अपने पद से हटा भी सकती है। अच्छा, जो संसद के जो मैं का और क्या काम होता है कि जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अगर ये अपना कार्य अगर संविधान के अनुरूप नहीं करते हैं तो इन्हें संविधान भंग के आरोप में अपने पद से हटा भी सकती है। ये काम भी होता है। ठीक है, चलो अब हम राज्य स्तरीय विधायिका के बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसमें विधानसभा और विधान परिषद या आगे और भी जो इनका कार्यकाल, इनके कार्यक्षेत्र, इसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन।